20 लाख करोड़ के मेगा पैकेज की आज चौथी किश्त वित्त मंत्रालय की ओर से जारी हुई और 8 सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। इन 8 सेक्टर्स में कोल, मिनरल्स, डिफेंस, एयर स्पेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो यूनियन टेरिटरीज में है, इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, इन पर फोकस रहा। लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था बिखरी और अब उसे पटरी पर लाने के लिए मेगा पैकेज आज चौथी किश्त जारी हुई है। राहत की ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है अर्थव्यवस्था को। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग ऐलान। आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त का आज ऐलान हुआ, जिसमें कोयला क्षेत्र, डिफेंस, एयर स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, कुल मिलाकर 8 सेक्टर्स पर फोकस रही आज की चौथी किश्त। मेक इन इंडिया को बल देना और आत्मनिर्भरता लाना इस दिशा में एक कदम है। वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए। हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पे भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें दुनिया भर के देशों पर। तो लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की सरकार कोशिश कर रही है और आज 8 सेक्टर्स के लिए राहत की ऑक्सीजन। तरुण कालरा हमारे विशेष सहयोगी इस समय हमारे साथ। तरुण, जरा बताएं, 8 सेक्टर्स उनके लिए राहत का ऐलान आज वित्त मंत्रालय की ओर से, समझाएं जरा। देखिए, ये चौथा पड़ाव था जो आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का केंद्र सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो दर्शकों को जाननी जरूरी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में शेयर की गई कि कल 4 बजे ये आखिरी पैकेज पड़ाव है जो आर्थिक पैकेज का, वो अनाउंस नहीं होगा बल्कि वो 11 बजे होगा। और चूंकि कल लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन है तो लोगों के बीच में किसी तरह का संशय पैदा ना हो आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल को लेकर। और लॉकडाउन जो अनाउंस होने जाएगा वो मेरे ख्याल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें नए रंग रूप के अंदर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया था, लॉकडाउन 4.0 देखने के लिए मिलेगा। जिन सेक्टर्स का निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया है वो अगर बुलेट पॉइंटर्स के ऊपर अगर हम जानें तो सबसे पहले उन्होंने कोल सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म की बात की है। जो भी आज अनाउंसमेंट हुई है वो रिफॉर्म्स के ऊपर ही ज्यादा एम्फेसाइज करती हुई है ताकि कुछ एक जगहों पर थोड़ा बैंडेज खोलने के कारण प्राइवेट प्लेयर उसके अंदर एकोमोडेट होंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, वैल्यू क्रिएशन भी होगी और जिससे जो लोकल को ग्लोकल बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी उसको भी अचीव किया जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं आपको उसका वर्णन करूं तो कमर्शियल माइनिंग ऑफ कोल ये अब मुमकिन हो पाएगा। राष्ट्र संपदा है कोल, लेकिन अब इसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स भी आ पाएंगे और इसके लिए कोल आवंटन किया जाएगा एक ओपन टेंडर के माध्यम से।
मिनरल जो एसेट्स है उसके अंदर भी इसी तरह का एक्सप्लोर करने की केंद्र सरकार मंशा रखती है। 500 माइनिंग ब्लॉक्स का खुला ऑक्शन होगा जिसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकेंगे। और एक उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम किस तरह से बनाया जाता है बॉक्साइड और कोल का मिश्रण करके, तो पहले बॉक्साइड अलग टेंडर होता था, कोल अलग होता था, लेकिन अब उसको संयुक्त तौर पर एक ही टेंडर होगा जिसके अंदर प्राइवेट बिडर्स आ सकेंगे और ये कर सकेंगे। मिनरल इंडेक्स देश का मनाया जाएगा कि किस राज्य के अंदर मिनरल संपदा सबसे ज्यादा है। जिस भी राज्य की मिनरल संपदा ज्यादा होगी वहां पर सरकार ज्यादा निवेश करेगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, आधारभूत ढांचा क्रिएट करना है, उसके ऊपर केंद्र सरकार ज्यादा निवेश करेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि डिफेंस प्रोडक्शन में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। यानी कि प्राइवेट जो ग्लोबल अधिकार रखते हैं बहुत ज्यादा और एक्सपर्टीज रखते हैं डिफेंस और हथियारों के निर्माण के अंदर, वो कंपनियां भारत के अंदर अब बड़े पैमाने पर आ सकेंगी और सरकारी टेंडर का हिस्सा बन सकेंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है, निगमीकरण उसका किया जा रहा है ताकि बेहतर एफिशिएंसी वहां पर क्रिएट की जा सके। सभी स्वदेशी हथियारों को बनाने की तरफ भी यहां पर केंद्र सरकार अब आगे बढ़ेगी और साल दर साल क्या पुर्जे हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसकी लिस्ट जारी की जाएगी। जो सरकार ने पुर्जे इंपोर्ट करने के लिए मनाही कर दी होगी वो पुर्जे अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिएगा। तो जो भी चीजें हम इन होम हम बिल्ड कर सकते हैं, मेक इन इंडिया का जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उससे ये आगे बढ़ती हुई चीज है जो कि डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर प्रशासनिक जो फेरबदल किए गए हैं, नियमों के अंदर जो ढील की गई है, एफडीआई को जो और इंक्रीज किया गया है, उससे इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सिविल एविएशन के ऊपर भी बड़े फैसले लिए गए हैं और यहां पर कहा गया है कि रैशनलाइज किया जाएगा जो 60% हमारा एयर ट्रैफिक है, कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो अगर आप सीधा डिस्टेंस क्रिएट करें तो वो कम होगा, लेकिन चूंकि एयर स्पेस कम रहता है, कई जगहों पर सिविल एक्टिविटी हो रही होती है, कहीं पर मिलिट्री एक्टिविटी हो रही होती है, तो घुमाकर प्लेन जाता है अपने गंतव्य स्थान पर। इससे दो चीजें काफी प्रभावित होती हैं, पहला समय ज्यादा लगता है, दूसरा फ्यूल ज्यादा लगता है। तो अब उसको रैशनलाइज किया जाएगा कि अगर वो स्ट्रेट फ्लाइट बिना किसी अल्टरनेट रूट के जा सकती है और यात्रा के डिस्टेंस को कम किया जा सकता है तो इससे समय भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। 6 एयरपोर्ट जल्द ही पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत और ज्यादा निर्माण किए जाएंगे। अलग अलग शहरों के अंदर पीपीपी मॉडल के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण होगा और 12 एयरपोर्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वहां पर और ज्यादा बेहतर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को कहा जाएगा। एमआरओ हब, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरहॉल, यानी कि ऐसे प्लेन जिनकी मेंटेनेंस के लिए हमें विदेशी कंपनियों के ऊपर आश्रित होना पड़ता था। मान लीजिए कि कोई प्लेन भारत एयर इंडिया का है और उसकी मेंटेनेंस जर्मनी की किसी कंपनी के पास है, तो वो जर्मनी में प्लेन जाता था, वहां पर उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होती थी, ओवरहॉलिंग का काम होता था और वो फिर प्लेन वापस इंडिया के अंदर आता था और अपना कमर्शियल ऑपरेशन करता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने तय किया है कि एमआरओ हब देश भर के अंदर बनाए जाएंगे ताकि जो हमारे फ्लाइट्स का मेंटेनेंस है, रिपेयर है, ओवरहॉल वर्किंग है, ये ब्रॉडविंड हो सके और यहाँ पर संभावनाएं नौकरी के लिहाज से भी बने। और दूसरा अंतोगत्वा ये होता था कि अगर हम बाहर से सर्विस कराते थे तो इसका चार्ज कंज्यूमर पर ही पड़ता था। ऐसे में डोमेस्टिक अगर ये हमें सर्विसेज मिल पाएंगी तो एयरलाइन की टिकट्स जो हैं वो सस्ती हो पाएंगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर खासतौर पर यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, जो 7 हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर जो डिस्कॉम्स करती हैं बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दिल्ली में भी ऑलरेडी हो चुका है बीएसईएस और टाटा के माध्यम से, अब बाकी यूटीज के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि सप्लाई जो है वहां पर 24/7 उपलब्ध हो सके। और जो केंद्र जो सब्सिडी दी जाती है अलग अलग, जैसे दिल्ली के पास तो विधानसभा है लेकिन कई यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका सीधा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार वहां पर महंगी बिजली को अकोमोडेट करने के लिए लोगों को सब्सिडी देती है और वो घटे हुए
बिजली के बिल के तौर पर हम लोगों को चुकाने होते हैं। लेकिन वहां पर अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए 4 रुपए पर यूनिट दादर नागर हवेली के अंदर बिजली पड़ती है और केंद्र सरकार 1 रुपए देती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हम लोगों से 3 रुपए वसूलती है। तो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 4 रुपए ही वसूलेंगी, लेकिन 1 रुपए हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे तौर पर प्राप्त होंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह से हॉस्पिटल्स की यहां पर बात की निर्मला सीतारमन ने, वायबिलिटी गैप फंडिंग जो थी, जो 20% थी अभी, उसको बढ़ा दिया गया है 10% से और उसको 30% कर दिया गया है। इससे यह होगा कि प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन करने वाले बड़ी कंपनीज हैं वो हेल्थ केयर के अंदर ज्यादा आ पाएंगी और अस्पताल के निर्माण के अंदर सहायक भूमिका निभा सकेंगी। सबसे आखिर में एटॉमिक एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल की तरफ केंद्र सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जिससे कि एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा सके और रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन के लिए किया जा सके। यानी कि सब्जियों की, फलों की उम्र ज्यादा बढ़ाने के मद्देनजर रेडिएशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और कैंसर जैसी घातक बीमारियों के तौर पर भी मेडिकल आइसोटॉप्स और रिसर्च सेंटर्स के अंदर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल हो सकेगा, जो कि एक नेशन सब्जेक्ट था। अब उसको भी थोड़ा लिबरल करते हुए, ताकि और ज्यादा प्लेयर्स आके एक्सपेरिमेंटिव तौर पर सरकार को भारत निर्माण के तौर पर, आत्मनिर्भर बनाने के तौर पर सहायक भूमिका निभा सके। तो ये चौथा पड़ाव था जो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के अपने पैकेज के दौरान आज सार्वजनिक किया है। कल आखिरी और 5वां पड़ाव है, जो कि 11 बजे सार्वजनिक किया जाएगा निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर की तरफ से। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता का मंत्र तब कारगर होगा तरुण, जब अर्थव्यवस्था में पैसे डाले जाएंगे, जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। क्या आपको लगता है कि अब तक जो 4 किश्तें आई हैं अलग अलग सेक्टर्स में, सेक्टर्स को मजबूत करने की कोशिश कर रही है सरकार, क्या जो बेपटरी हो चुकी है इकोनॉमी, क्या उसको बूस्ट मिलेगा? वास्तव एक बार फिर से सब कुछ सामान्य हो पाएगा? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कल जब अनाउंसमेंट होगा उसके ठीक बाद सब सामान्य चीजें हो जाएंगी, सारी दुकानें, सारी व्यावसायिक गतिविधियां अपनी पटरी पर आ जाएंगी। कोरोना संक्रमण पूरे विश्व स्तर पर कई इकोनॉमी को, कई रोबस्ट इकोनॉमी को प्रभावित कर पाया है। ऐसे में भारत की प्रगतिशील दिशा को देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि 2-3 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ये तो जरूर वक्त जरूर लगेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने जो रेमेडीज अपनाई हैं, जो एक तरह से श्रिंकिंग करने की केसेस को कोशिश की है, साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी रोबस्ट करने की कोशिश की है, ताकि हमें आश्रित ना होना पड़े विदेशों के ऊपर और हम इन हाउस ही अपनी एक्टिविटीज को कर सकें। आइसोलेशन नहीं है इसका मतलब कि हम अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है उसको सही स्तर पर, जमीनी स्तर पर अब लागू करने का समय है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खूबियां हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलने की यहां पर कोशिश की जाती है और जब तक वो अवसर सामने नहीं आते हैं तब तक कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, जिस तरह से अभी भी महसूस की जा सकती है कई भारतीयों के अंदर कि भारत सरकार कर क्या रही है, हमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा क्योंकि हमारी जेब अभी भी खाली है। लेकिन जब हम पड़ाव पे नजदीक पहुंच जाएंगे, देश ये समझता है, ये जानता है, हर नागरिक ये समझता है कि ये सामान्य परिस्थिति नहीं है तरुण, और 1 या 2 दिन में सब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जो घोषणाएं, जो योजनाएं सरकार कर रही है, उसके बजाय वो डायरेक्ट बेनिफिट, यानी जो पैसा है वो सीधे जो पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचाए, वो राहत ज्यादा कारगर साबित होगी। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रहा है। देखिए, आज जो राहुल गांधी का क्षेत्रीय मीडिया संवाददाताओं के साथ वार्तालाप हुआ है, उसमें उन्होंने ये मांग जरूर रखी है कि जिस तरह से इंजन की ओवर ऑयलिंग करनी जरूरी होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बिना पेट्रोल के, बिना ईंधन के इंजन शुरू नहीं हो सकता है। तो वो ईंधन का काम उन्होंने कहा है कि न्याय योजना के तहत मुमकिन किया जा सकता है और कम से कम 5 महीनों के लिए 50% ऑफ क्राइसिस पॉपुलेशन है, जो कि सबसे गरीब तबका है, उनको राहत दी जानी चाहिए। और वो राहत देने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको न्याय योजना के तहत, जो कि कांग्रेस का बड़ा स्लोगन था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए।
ये सवाल भी निर्मला सीतारमण के समक्ष पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि जब तक डिमांड नहीं रेज की जाएगी, यानी कि लोग जब तक अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करेंगे कि वो बाहर जाएं और मार्केट के अंदर परचेजिंग कर सकें, तब तक अर्थव्यवस्था का इंजन नहीं खुल पाएगा। तो निर्मला सीतारमण का जवाब यही था कि जो भी सरकार ने अभी तक चौथे राउंड तक फैसले लिए हैं, उससे ओवरऑल अर्थव्यवस्था को ऑयल किया जा रहा है, ताकि सभी जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो काम करना अपना शुरू कर दें, सर्विस सेक्टर अपना काम करना शुरू कर दें, और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमने अकोमोडेट करने की कोशिश की है, जो कि पहले राष्ट्रीय संपदा के विषय थे। ऐसे में केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि बेशक हो सकता है कुछ देर हमें जरूर लगे ये इम्बाइब करने के अंदर जो फैसले लिए गए हैं आर्थिक पैकेज के अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट के अंदर अगर देखें तो जो गरीब तबका है उस तक मदद जानी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी और उसके रिजल्ट हमें कुछ एक दिनों के अंदर देखने के लिए मिल भी सकते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के क्लेम की बात रही तो पूजा, उन्हें भी पॉलिटिक्स करनी है। वो ये तो नहीं कह सकते कि सत्तारूढ़ दल ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसे में उनकी पॉलिटिक्स कहां रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी सुझाव जरूर दे रहे हैं, लेकिन ज्यों का त्यों जो केंद्र सरकार के कदम है उनको अपना लेने भर से एक तरह से विपक्ष की भूमिका ही निरर्थक हो जाएगी। इसीलिए इन आरोपों की भी लोकतंत्र के अंदर जगह है, जिसे सुना और समझा जाना जरूरी है। बिल्कुल। तरुण, लौटते हैं आपके पास, और वित्त मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और किन सेक्टर्स को क्या मिला है, कैसे राहत दी गई है, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। Where reforms are being brought in: coal, minerals, defense production. I read out separately the next three, although they together contribute for flying, airports and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair and overhaul. So those three all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories. Space sector where ISRO and others have been flag bearers for India. Atomic energy. So 8 sectors, but I will be showing you about 10 to 12 slides, all of them explaining each one of these sectors in detail. तो सरकार ये दावा कर रही है कि हर सेक्टर को मजबूत करने के बाद ही पूरी अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर है वो बदल पाएगी, लेकिन विपक्ष बहुत आक्रामक है। और तरुण, इसकी सीधी वजह यह है कि तो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जो सामने आ रही हैं, बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बड़ी संख्या में सैकड़ों प्रवासी हैं, मजदूर हैं, वो चले जा रहे हैं। बेहिसाब पीड़ा की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो उससे विपक्ष भी काफी आक्रामक है और उसी के कारण विपक्ष खेल भी रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन जमीनी स्तर पर आप कुछ नहीं कर रहे। देखिए, ये सब चीजें इसलिए भी हो पा रही हैं चूंकि हो सकता है कि सरकारों के प्रति जो उनका विश्वास था, खासतौर पर श्रमिक वर्ग का, वो उठ चुका है। उन्होंने लग रहा है कि कोरोना की चपेट में आज नहीं तो कल उनको आना पड़ सकता है। ऐसे में उनके परिवार की देखरेख भी जरूरी है और साथ ही साथ उनका इस नाजुक मौके के अंदर परिवार के साथ रहना भी जरूरी है। अब चूंकि अर्थव्यवस्था ठप पड़ चुकी है, वहां पे काम नहीं है, दिल्ली जैसी जगह में बेशक सरकार पब्लिक प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन के तहत खाना जरूर पहुंचा रही है, लेकिन उन्हें फिर भी ये लग रहा है कि परिवार के पास चले जाना ज्यादा उचित होगा। ये इस कारण भी पूजा आप समझ सकते हैं कि जो विकास का केंद्रीकरण हुआ है, कुछ एक शहर ही पनप पाए हैं, कुछ एक शहरों में ही रोजगार पनप पाया है। यही कारण है कि बिहार के अंदर घर खाली हैं और दिल्ली के अंदर घरों में एक एक कमरे के अंदर 10-10 प्रवासी श्रमिक रहने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार को भी इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा होगा जब श्रमिकों की व्यथा किसी समाचार पत्र या फिर चैनल्स के अंदर ना दिखाई गई हों। बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं और जाहिर तौर पर ये पूरी स्टेट मशीनरी और पूरी सेंट्रल मशीनरी के ऊपर सवाल भी पैदा करती हैं कि क्या कारण है कि इन्हें एकाएक ट्रेन के जरिए अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश सरकार करती है। कहीं ना कहीं हमें ये जरूर समझना होगा कि केंद्र की तरफ से भी ये बहुत जरूरी है कि जो भी श्रमिक जिस भी जगह का निवासी है
वो वहां पर अगर तुरंत चला जाता है तो वो उस राज्य की लायबिलिटी बन जाएगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को राहत मुहैया कराने के अंदर ज्यादा आसानी हो सकती है। और दूसरा लेकिन ये जाना ले जाना ये भी तो स्मूथली नहीं है, समझे हो, ये ले जाना श्रमिक ट्रेनों के जरिए कोशिश की जा रही है, ये भी तो स्मूथली नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, श्रमिक जो हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि जाएं तो जाएं कैसे, पैदल निकल पड़े हैं, बच्चों को लेकर अपना पूरा साजो सामान लेकर निकल पड़े हैं। उससे अव्यवस्था जो है वो पता चल रही है कि सरकार कहीं ना कहीं फेल है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन श्रमिकों को इस तरह से आवाजाही के ऊपर पूरी तरह से रोक लगानी जरूरी है। और लॉकडाउन जब पहला अनाउंस हुआ था तभी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कल तस्वीर सामने आई और आज प्रशासन के ऊपर सवाल लगने शुरू हो चुके हैं। कई दिनों की ये तस्वीरें हैं, कई दिनों की यातनाएं हैं। सरकारी मशीनरी पर सवाल इस लिहाज से उठते हैं कि इन मजदूरों को मना करना चाहिए था कि वो सड़कों पर ना आए, चूंकि इनके मन को तो आप रोक नहीं पाएंगे, लेकिन विवश होकर इन पर अंकुश लगाना इस कारण भी जरूरी है ताकि एक तरह से मशीनरी के ऊपर, सरकारी मशीनरी के ऊपर लोगों का भरोसा कायम हो सके। और दूसरा, ये जो लोग चल रहे हैं वो अपनी जान को हथेली में लेकर चल रहे हैं, लेकिन शायद इमोशंस में आकर इन्हें इस बात की अनुभूति नहीं होती है कि ये अपनी लाइफ के साथ साथ अपने परिवार की लाइफ को भी रिस्क पे डाल रहे हैं। लेकिन चूंकि ये अपने मन के कारण बंधे हुए हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग महसूस कर रहे हैं और आर्थिक बदहाली भी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण इनको यही कारण लग रहा है कि हमें केंद्र सरकार की नहीं सुननी है, हमें राज्य सरकार की नहीं सुननी है, हमें किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ हमें घर जाना है। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर बार बार समाचार चैनल्स के माध्यम से भी सरकारी मशीनरी ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है कि देर हो सकती है शायद श्रमिक रेल सेवा के माध्यम से आपको ले जाने के लिए, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और एकदम से एक ही झटके के अंदर चुटकियों में एकाएक ताबड़तोड़ रेल शुरू करके सभी को तो अकोमोडेट नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में 15% इनको अपना किराया भी देना है और कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाए हुए है। तो कहीं एक रीजन है जिसके कारण ये श्रमिक सड़कों के ऊपर है। पूरी तरह से इसको सरकारी मशीनरी का फेलियर इसलिए भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि सरकार ने तो इनको नहीं कहा है कि आप ठीक है सड़कों पर चले जाइए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन मजदूरों को भी ये बात समझनी होगी कि सरकार ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और इसकी मदद आप तक जल्द पहुंच पाएगी। लेकिन अगर कुछ लोग अगर अपनी जान दांव पे रखकर इस तरह का जोखिम ले रहे हैं तो उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता, चूंकि आर्थिक बदहाली के साथ साथ जो इमोशंस जुड़े हैं उनका अपने परिवार के साथ रहने का ऐसे नाजुक मौके में उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मिलाकर बहुत ही विषम परिस्थितियां पूरे देश में और हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि सब कुछ सामान्य होगा, जल्द होगा। सरकार भी यही दावा भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है। आज इकोनॉमी को बूस्ट करने की चौथी किश्त वित्त मंत्रालय की ओर से। शुक्रिया आपका तरुण कालरा इस खबर पर जानकारी देने के